प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, आरओडीसी। ठीक है, आरओडीसी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कंपनीज में, बट पीडीसी, एडीसी एंड सीडीसी, पीडीसी मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको बैकअप डोमेन कंट्रोलर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों आपको मिलेंगे मिलेंगे हमेशा। ठीक है, तो फ्रॉम वेरी स्क्रैच जब भी हमें कोई डोमेन कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, अच्छा चलो लेट मी अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट, राइट। अगर मुझे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, राइट, तो उसके लिए क्या मुझे पहले कोई और डोमेन कंट्रोलर बनाने की जरूरत है, या मैं सीधा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूँ? डीसी तो होना चाहिए। प्राइमरी होना चाहिए सर। एग्जैक्टली exactly, है ना, ये चाहिए था, बस मुझे ये जानना था। ठीक है, तो अगर मुझे इन तीनों में से कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाना है, मैं डायरेक्टली नहीं बना सकता, डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होता बनाने का इनको। इनको बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, फिर मैं जाके ये सारे डोमेन कंट्रोलर्स बना सकता हूं। तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मस्ट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई होगी तो उस कंपनी ने सबसे पहले अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया होगा। ठीक है, और एक डोमेन का एक ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। मतलब अगर एक कंपनी है, मान लो मैं nk.com नेटवर्किंग्स की बात कर रहा हूं, तो नेटवर्किंग्स का एक ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा। रेस्ट अगर नेटवर्किंग चाहे तो मल्टीपल चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना सकता है, वो कोई इशू नहीं है, पर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हमेशा एक ही होगा। ठीक है, अब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे क्या कॉन्फ़िगर होता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज फॉरेस्ट, सो फॉरेस्ट इज नथिंग, इट इज प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ओनली। या कोई पूछे पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वो है जहां पे आपकी फॉरेस्ट कॉन्फ़िगर्ड है। तो दिस इज वन एंड सेम थिंग। आपको ये समझना है कि मुझे कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाने से पहले मुझे सबसे पहले एक फॉरेस्ट चाहिए होगी। मतलब आप ये समझो कि अगर मुझे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, राइट, तो बिल्डिंग के लिए मेरे पास प्लॉट होना तो जरूरी है। ऐसे हवा में तो खड़ी हो नहीं जाएगी बिल्डिंग, राइट। तो जब तक मेरे पास प्लॉट नहीं होगा मैं वो बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाऊंगा। ऐसे ही जब तक मेरे पास फॉरेस्ट नहीं होगा तो मैं अदर डोमेन कंट्रोलर्स नहीं कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा। तो पीडीसी और फॉरेस्ट इज वन एंड सेम थिंग। और किसी भी कंपनी के लिए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हमेशा सिंगल होता है, एक ही होगा। हाँ, अगर कंपनी के वर्टिकल्स अलग अलग है, या फिर आप ये मान लो कि मान लो infosys.com का हमने एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना दिया, ठीक है, बट इन्फोसिस तो यार वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है ना। तो फिर उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, इवन इंडिया में भी कितने ऑफिसेज हैं इन्फोसिस के, है ना। तो उसके लिए मैं क्या बना सकता हूँ, चाइल्ड डोमेन बना सकता हूँ, bangalore.infosys.com, noida.infosys.com, chandigarh.infosys.com, bangalore.pune.infosys.com, लाइक दैट। उससे क्या होगा, मेरी जो इन्फोसिस के यूजर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। मुझे पता होगा कि पुणे में कितने यूजर्स हैं, दिल्ली में कितने यूजर्स हैं, चंडीगढ़ में कितने हैं, एंड बैंगलोर में कितने हैं। तो ऐसे करके मैं अपने यूजर्स को सेग्रीगेट कर सकता हूँ, और मेरे लिए इजी हो जाएगा मैनेज करना, मेरे लिए इजी हो जाएगा अपना डोमेन एनवायरनमेंट मैनेज करना। तो अल्टीमेटली थिंग इज, सबसे पहले बनेगा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे, आज ये सब चीजें नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे। आज सिर्फ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, फिर आगे जाके जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी फिर हम थोड़े टॉपिक्स लाइक 2-3 टॉपिक दिन में मतलब एक क्लास में कर लिया करेंगे। ठीक है ना, पीडीसी बनाना है आज हमें। तो कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाना हो, चाहे पीडीसी हो चाहे एडीसी हो चाहे कोई भी डोमेन कंट्रोलर हो, आपको दो रोल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपके सर्वर के अंदर, विच इज गोइंग टू बी प्राइम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एडीडीएस, एंड डीएनएस।
In order to create any kind of domain controller, you have to install ADDS feature plus DNS feature in the server. Then only it will become as a, then only we can promote the server to the domain controller. ठीक है? So let me just connect my virtual machine, which is configured in the networking data center. 9400 है. Hello, Yes, sir. ADDS stand for Active Directory Domain System, domain services. domain services, or हाँ जी, DNS domain naming system. domain name. Thank you, sir. ओके, तो ये उस दिन हमने 2 सर्वर बनाए थे. अच्छा, आप लोगों की वर्चुअल मशीन बन गई सबकी? कुछ इश्यू आया हो बनाते वक्त? No issue, sir. वेरी गुड. हाइपर भी एनेबल हो गया था सबकी मशीन्स में? Yes. ओके, गुड. अदर्स? सर आपने बोला था कुछ स्क्रिप्ट देंगे, वो मेरा होम एडिशन है। होम एडिशन है. चलो फिर ये लो. फिर एक सेकेंड, बहुत बढ़िया करा आपने अभी बता दिया. तो कई बार तो क्लास में स्टूडेंट लास्ट में बताते हैं. ये लो, ये क्लासरूम में ही अपलोड कर देता हूँ मैं. ठीक है, वहां से आप स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेना. ठीक है सर। ये डाल दिए, 1 मिनट दे दो बस. नवंबर, यही स्ट्रीम में अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है. न्यू अनाउंसमेंट, अपलोड फाइल, ब्राउज एंड देन डाउनलोड्स. यहाँ पड़ी होगी हाइपर वी अनेबलर. ये रहा. इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना. ठीक है. ओके सर। डाउनलोड करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना. ओके. ओके सर। इसको डाउनलोड करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, और सिस्टम एक बार रीस्टार्ट मांगेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट हाइपर-वी इन योर मशीन. ये होम वर्जन वालों के लिए, जिसको भी होम वर्जन यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो उनके लिए आप ये स्टेप करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है ऑल सर। राइट, लेट्स गो बैक. तो ये वर्चुअल मशीन हमने उस दिन बनाई थी, इसको रीनेम हमने कर लिया था ऑलरेडी, है ना. अब इस मशीन को स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स लॉग इन. तो कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करते हैं? थ्रू आईपी एड्रेस, राइट. सो वी हैव टू असाइन द आईपी एड्रेस. अब जब भी आप सर्वर पे काम करोगे, ओके, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्टैटिक आईपी असाइन करो अपनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को. अब स्टैटिक आईपी क्या होता है? देखो, जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके लैपटॉप्स को, या फिर आपके मोबाइल फोन पे आप जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो अपने ब्रॉडबैंड से, है ना, तो वो आईपी 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. या तो आप डीएचसीपी के थ्रू आईपी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है आपकी आईपी आपकी मशीन्स को. ठीक है. और एक होता है स्टैटिक, कि आप मैन्युअली जाके नेटवर्क एडेप्टर पे मैन्युअली आईपी एड्रेस वहां पर डाल रहे हो, स्टैटिक आईपी एड्रेस डाल रहे हो. ठीक है. डीएचसीपी का टॉपिक भी करेंगे, उसमें बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट अभी के लिए जब भी सर्वर पे काम करेंगे हम, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, मैंडेटरी नहीं बोल रहा, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप हमेशा स्टैटिक आईपी असाइन करो अपनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है. सो उस दिन हमने सर्वर को भी रीनेम कर लिया था, हाँ, पीडीसी. ठीक है. तो अब मुझे जाना है इसकी नेटवर्क सेटिंग्स में, जिसका शॉर्टकट होता है ncpa.cpl. सॉरी सर, ये मैं सर्वर को रीनेम कैसे करेंगे? थोड़ा सा। कंप्यूटर नेम पे जाके बस यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ओके। और चेंज पे गए, ओके। और चेंज पे जाके, एक सेकेंड, ये हैंग हो गया.
नहीं, हाँ, चेंज पे गए और यहाँ पे जो भी कंप्यूटर नेम डालना है वो डाल देना, ठीक सर, ठीक। सिस्टम रीस्टार्ट लेगा और रीनेम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आईपी एड्रेस डालना है, तो मैं आईपी एड्रेस पे गया, राइट क्लिक किया, देन प्रॉपर्टीज, IPv4। देखो अभी क्या है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब ये अभी डीएचसीपी से लेगा, बट अभी मेरे केस में कोई भी डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इस सर्वर को अभी कोई आईपी नहीं मिला होगा। क्या लगता है आपको, कोई आईपी मिला होगा इसको अभी? नो सर। नो सर। अपीपा सुना है कुछ, अपीपा? जी सर। क्या होता है अपीपा? सर वो फिजिकली एनआईसी कार्ड पर लगता है। राइट। जब भी आपका सर्वर, अगर तो मान लो आपने स्टैटिक आईपी किया, दैट इज वेल एंड गुड, बट सेकंड, अगर मान लो आप डीएचसीपी से आईपी डिमांड कर रहा है ये सर्वर, ठीक है, डीएचसीपी सर्वर से आईपी डिमांड कर रहा है, बट डीएचसीपी सर्वर या तो एक्टिवेट नहीं है या फिर डीएचसीपी सर्वर के पास आईपी अवेलेबल नहीं है, तो मशीन को आईपी असाइन होती है 169.254 रेंज की, उसको बोलते हैं आईपी अपीपा। ठीक है, ये देखो अभी इस पे भी वही आ रहा होगा, इसके स्टेटस पे जाओ, डिटेल्स पे जाओ, ये देखो 169.254, ये अपीपा आईपी होती है। ठीक है, बट अपीपा से तो काम तो हमें करना नहीं है, तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, IPv4, और हम इस पे यहाँ पे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और मैं मान लो आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.1.1, 1.1 डिफॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा। गेटवे की अभी मुझे जरूरत नहीं है। गेटवे किस लिए जरूरी होता है कि अगर मान लो मुझे दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में बात करनी है, मान लो ये मेरी क्लास, अच्छा, आईपी एड्रेस की क्लासेस का सबको पता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, या एक्सप्लेन करूं वो भी, एवरीवन? नहीं सर, मालूम है। सबको पता है ना? नो सर, मुझे नहीं पता है। ओके, ओके। तो आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, 5 तरह की क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लास ए में आते हैं आपके, मैं ये खोल ही देता हूँ, जब आपका एक बड़ा नेटवर्क होता है, राइट, तो उस केस में आप क्लास ए आईपी सीरीज यूज करते हो। जब मीडियम नेटवर्क है उस केस में आप क्लास बी नेटवर्क यूज करते हो, और जब स्मॉल नेटवर्क है उस केस में आप क्लास सी नेटवर्क यूज करते हो। ये देखो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। मोस्टली हम लोग इन तीनों क्लासेस के साथ डील करते हैं, बिकॉज क्लास डी एंड क्लास सी वी कांट यूज, ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होती है, जैसे ये हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, DRDO, HAL, है ना, इसरो, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं क्लास ई। ठीक है, तो क्लास ए की रेंज जो स्टार्ट होती है वो 1.0.0.1.126.255.255.254 से के बीच में होती है। क्लास बी जो होती है वो 128.1.0.12 191.255.255.254 तक यूज होती है। देन क्लास सी जो होती है आपकी, दैट इज 192.0.1.12 223.255.254.254। ठीक है, तो ये होती है क्लासेस ऑफ आईपी। ओके, अब क्लासेस भी, आईपीज भी कैटेगराइज किए हैं, पब्लिक और प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी मोस्टली इंटरनेट के लिए यूज होती हैं। देखो जैसे अगर मैं अभी अपने ब्राउजर पे जाता हूं, ये देखो मुझे कोई रेंज आ रही है 49.36.186.108, तो ये कौन से क्लास की आईपी है? ये रेंज देख के बताओ मुझे, रवि। ये जो आईपी आई है 49 डॉट समथिंग, राइट, ये देखो, और ये रेंज देखो, कौन से क्लास क्लास की आईपी है ये?
क्लास ए। रवि के लिए क्वेश्चन है ये। रवि, ये जो आईपी है, ये आईपी किस रेंज में फॉल करती है? ये रेंज किस रेंज में फॉल करती है ये आईपी? क्लास ए में ही है सर। क्लास ए आईपी है, ठीक है, ये क्लास ए आईपी है। और ये कौन सी आईपी है? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी पे इंटरनेट चलता है। देखो, 1.0.0.126.255.255.255 ये क्लास ए की पब्लिक आईपी है। अब इस रेंज में ये पब्लिक आईपी आ रही है, पर हर एक रेंज में प्राइवेट आईपी भी अवेलेबल है। पब्लिक आईपी के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, प्राइवेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहो तो आप इन तीनों रेंज में से, ये क्लास ए की प्राइवेट आईपी है, ये क्लास बी की प्राइवेट आईपी है, एंड ये क्लास सी की प्राइवेट आईपी है, तो आप इसमें से कोई भी क्लास यूज कर सकते हो अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए, ठीक है। और जो पब्लिक होती है, पब्लिक पे इंटरनेट चलता है, और प्राइवेट सिर्फ इंटरनली एक्सेस के लिए होती है। पर अगर आप चाहते हो, देखो अभी जो मेरे डिवाइस पे आईपी आई है, अब मेरे डिवाइस की आईपी बताना कौन सी रेंज की है? सॉरी, कौन सी रेंज की आईपी आ रही है अभी मेरे पास? आईपी है सर। हाँ, प्राइवेट आईपी है इसमें तो। प्राइवेट आईपी आ रही है ना? और कौन सी रेंज की प्राइवेट आईपी आ रही है? कौन सी ये क्लास की आ रही है प्राइवेट आईपी? सी क्लास की। सी क्लास की आ रही है। तो अब जब मैंने आपको बताया कि इंटरनेट तो पब्लिक आईपी पे चलता है, तो मेरे लैपटॉप पे इंटरनेट कैसे चल रहा है अब? क्योंकि लैपटॉप की आईपी तो प्राइवेट है। सर ये जो आईपी आपने खोला है ये हाइपर वी मशीन का है। अरे ये मेरे लैपटॉप का है भाई, ये मेरे लैपटॉप का आईपी है 192.168.29.81, ठीक है। अब इसको अगर ये आईपी मिला है, प्राइवेट आईपी, फिर मैं इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ इस लैपटॉप पे? थ्रू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। ऐसा ही कंपनी में भी होता है। अब कंपनी में मान लो मेरे एम्प्लॉय 10,000 हैं, मेरे पास 10,000 लैपटॉप्स हैं, तो क्या मैं 10,000 पब्लिक आईपी खरीदूंगा? मेरा सारा बजट तो आईएसपी को पैसे देने में चला जाएगा, है ना। तो कंपनीज क्या करती हैं, दो चार पब्लिक आईपी खरीद लेती हैं, फिर अपने राउटर पे वो नेट कॉन्फ़िगर कर लेती हैं, सो दैट जो भी डिवाइस उस राउटर से कनेक्ट होगा उसको मिलेगी प्राइवेट आईपी, और नेट के थ्रू वो प्राइवेट आईपी पे भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। यही आपके घर के ब्रॉडबैंड के केस में भी है। आपके ब्रॉडबैंड पे एक पब्लिक आईपी आ रही होगी, ये देखो, जो मेरी ये पब्लिक आईपी है, ये मेरे ब्रॉडबैंड के वैन पोर्ट पे है इस वक्त कॉन्फ़िगर्ड। पर जो मेरे लैपटॉप को आईपी मिली है वो प्राइवेट आईपी मिली है, और उस प्राइवेट आईपी में इंटरनेट मैं कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ? मेरे राउटर पे, मेरे घर के राउटर पे नेट कॉन्फ़िगर्ड है, इसीलिए मैं प्राइवेट आईपी पे इंटरनेट एक्सेस कर पाता हूँ। क्लियर है? तो ये सर मोबाइल में भी होता है क्या? बिल्कुल, आप घर पे ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो जो, राइट, उस अगर मान लो आपको मोबाइल कनेक्ट हो रहा है ब्रॉडबैंड से, तो ऑब्वियसली नहीं वहां पे नहीं, भी जो आपकी मोबाइल प्राइवेट है। में मोबाइल से जैसे हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करके करते हैं तो उसमें उस केस। हॉटस्पॉट जो कनेक्ट करते हो, उस केस में नहीं। उस केस में क्या होता है, जो आपके नियरेस्ट वो होता है ना, आपका जो टावर होता है, हाँ। वहां से मैनेज हो रहा होता है सब, ओके। ठीक है। क्लियर? आईपी एड्रेस का कंसेप्ट क्लियर है अभी? पब्लिक प्राइवेट। सर हम्म 127 आईपी किस लिए यूज होता है? वो होता है लूप बैक एड्रेस, हाँ 127.0.1.1, ये देखो इस पीपीटी में भी था ये, ठीक है। वो लूप बैक एड्रेस होता है। लूप बैक एड्रेस से आप क्या चेक कर सकते हो कि क्या आपका नेक कार्ड फॉल्टी तो नहीं है।
अगर आप लूप बैक एड्रेस को पिंग कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो नेटवर्क कार्ड है वो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में डाल रखी होगी मैंने। अ, ये रही एक्सेप्शन। ठीक है, 127 लूप बैक, ये 169.254, ये पीपा। ओके, ओके सर। यस, आईपीस का क्लियर है सबको? यस, क्वेश्चन फॉर यू। ये सर कंटिन्यू कीजिए। रवि। सर एक डाउट है। बोलो। जैसे सर आईपी का आपने बताया ना, जैसे ब्रॉडबैंड के केस में आपने हमें बताया कि मान लीजिए जब कब हम कंपनी का नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, एक्टिव डोमेन डायरेक्टरी बनाएंगे, हम्म तो उसके अंदर मान लो कि हमारा जो क्लाइंट पीसीज हैं वो आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे हमारे सर्वर के साथ। करेक्ट। तो अगर हमें वहां भी डिमांड होगी कि वो तो कम्युनिकेट करे ही हमारे सर्वर के साथ और इंटरनेट भी चले। नेट कॉन्फ़िगर कर देंगे हम। ठीक सर। टॉपिक ओके। आएगा एक हमारा, ये कराऊंगा। ओके। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो क्लास सी का अभी के लिए प्राइवेट आईपी यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द सर्वर, और मैं वहां पर अपनी, अच्छा गेटवे अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि गेटवे की लाइक अभी हम दो डिफरेंट नेटवर्क से बात नहीं करेंगे। इन फ्यूचर जब हमारा टॉपिक आएगा तो उस टाइम हमें गेटवे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए चाहे आप 1.1 ले लो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट। ठीक है, पर प्रेफर्ड डीएनएस में जो भी आईपी आप असाइन कर रहे हो अपने सर्वर को, द सेम आईपी इज गोइंग टू बी द डीएनएस सर्वर ऑल्सो। ये कंसेप्ट अभी क्लियर करता हूं, फिलहाल के लिए बस ये समझो कि 1.1 जो आईपी आपने सर्वर को डाली, या इवन आप जो भी अदर डोमेन कंट्रोलर भी कॉन्फ़िगर करोगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, तो जो आईपी आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को असाइन करोगे, द सेम आईपी विल बी द डीएनएस आईपी ऑल्सो। राइट, ये कंसेप्ट अभी प्रैक्टिकली करके क्लियर कर दूंगा आपको। फिलहाल के लिए सेम आईपी असाइन करना है, देन ओके। ओके, यस। सर ये सबनेट मार्क्स जो यस। होता है हमारा, हम्म क्या ये हमेशा ये 2525 ही डालना होता है हमने ऐसे? अभी हम डिफॉल्ट ले रहे हैं क्लास सी का, बट अगर सबनेटिंग किया हुआ है, ओके। सबनेटिंग के केस में सबनेट मास्क पे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये सारे नेटवर्किंग के कंसेप्ट है। एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे सबनेटिंग काम करती है। ओके ठीक है सर। ना, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप नेटवर्किंग के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे अतुल सर की वीडियो होंगी, या फिर जो भी नेटवर्किंग सीसीएनए पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोस होंगी, तो वो आप देख लेना कि सबनेटिंग कैसे काम करता है, ये सबनेटिंग कैसे होता है। पढ़ा मैं भी सकता हूँ, बट इट इज नॉट आवर कंसर्न, हमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम प्रोडक्शन में काम करेंगे, सो इट इज नॉट आवर टास्क टू डू ऑल दीज थिंग्स। और इवन अब तो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स ही अवेलेबल हैं। राइट, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के थ्रू आप सबनेटिंग कर सकते हो। जैसे आपने डाला सबनेट कैलकुलेटर, यहाँ पे कोई भी एक खोल लो, वहां से आपको जितनी आईपीस चाहिए अकॉर्डिंगली आपका आईपी आप चेंज कर सकते हो। अब मान लो अगर मैंने /30, रुको, मैं यहाँ पर सबनेट, इज इट द राइट वन? हाँ, देखो, अगर मैं 255 डॉट, ये है डिफॉल्ट सबनेट मास्क, राइट। बट अगर मान लो मैं इसकी स्लैश वैल्यू 25 हो जाता हूँ, तो सबनेट वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वे आईपी एड्रेस 192, अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ, रुको। 1.0 की अगर मैं /25 लेता हूँ, तो लेट्स सी अवेलेबल आईपी क्या आएगी। ये देखो 1.0, तो मैं
126 होस्ट को आईपी असाइन कर सकता हूँ। 1.1 टू 126। वैसे नॉर्मली कितने होस्ट को होती है? 254, राइट? बट यहाँ पर कितनी आईपीज अवेलेबल है मेरे पास? अगर साइडर वैल्यू मैंने /25 ले ली तो दैट वुड बी 126। और ऐसे ही अगर मैंने साइडर चेंज कर दिया, अब लेट्स से मैं साइडर ले जाता हूँ 28 ले गया मैं, जैसे कैलकुलेट, आप देखो 1.1 टू 1.14, और अब देखो सबनेट मास्क चेंज हो गया, 255.255.255.240 हो गया अब सबनेट मास्क। तो जैसे जैसे सबनेट चेंज होता जाएगा, सबनेट मास्क भी चेंज होता जाएगा। गॉट तो इट? ये सर 192.168.1.1 के और 14 के बीच में कितनी यूज कर सकते हैं हम आईपी? 14। हाँ 14। ठीक है, क्योंकि 15 तो ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया, हाँ 1.0 नेटवर्क एड्रेस हो गया, तो 1.1 से 1.14 तक आप मतलब 14 डिवाइसेस को। आईपी हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके। ओके, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द सबनेटिंग्स। लेट्स गो बैक टू द सर्वर। तो आईपी हमने असाइन कर दिया, गुड। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कंसोल को, इवन यहाँ पे दिखाई रहा है आईपी 1.1। अब आप फिर से डैशबोर्ड पे जाओ और आपको यहाँ से रोल इंस्टॉल करना है, एडीडीएस का और डीएनएस का। सेलेक्ट करोगे एड रोल्स एंड फीचर्स, गो नेक्स्ट, नेक्स्ट, 1.1, ठीक है, नेक्स्ट। एंड यहां से आप इंस्टॉल करोगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है। तो मोस्टली इन अवर अपकमिंग क्लासेस हम मोस्टली हर एक फीचर को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है? सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीएनएस सर्वर, दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। देन गो नेक्स्ट। अब ये रोल जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कुछ फीचर्स में या फिर प्री रिक्विजिट्स जो है इसकी, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। सो नो नीड टू अनचेक ऑल दीज थिंग्स, लेट इट बी एज इट इज। ठीक है? जो जो भी फीचर, इवन नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडीडीएस, अगर कल आप मान लो डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल करोगे तो डीएचसीपी सर्वर के भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको उन्हें अनचेक नहीं करना। ठीक है? देन गो नेक्स्ट, 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 रीस्टार्ट इफ नीडेड, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, हर हमेशा जरूरी नहीं है करना, बट मेरी आदत है, सो आई यूज टू डू इट। सो यू कैन सेलेक्ट रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं सर्वर में कि जब आप उनको इंस्टॉल करते हो तो उनको इंस्टॉल करते वक्त रीस्टार्ट की जरूरत होती है। तो बजाय के हम मैन्युअली उसको रीस्टार्ट करें, तो ऑटोमेटिकली सर्वर वो रीस्टार्ट ले ले, इसलिए ये ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। रीस्टार्ट लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा तो इट्स ओके। ठीक है ना? देन इंस्टॉल। तो ये आपके दो रोल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। डन।
ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी वन ऑप्शन कॉल्ड प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, या फिर अगर मान लो आपसे ये क्लोज हो गया तो आप ये नोटिफिकेशन मार्क देख सकते हो, राइट? इस नोटिफिकेशन को एक्सपैंड किया, क्लिक किया इस पे, एंड देन यू कैन सी प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? जब भी ये दो रोल्स इंस्टॉल होंगे एडीडीएस और डीएनएस का, तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, देन सेलेक्ट प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब ये तीन ऑप्शन है आपके पास: add a domain controller to an existing domain, add a new domain to an existing forest, और add a new forest। क्या ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना चाहिए इन तीनों में से? अभी न्यू ये सर फॉरेस्ट। न्यू न्यू करना चाहिए हमें। सर न्यू थर्ड क्या? वाला, न्यू ऐड ए फॉरेस्ट। न्यू फॉरेस्ट। करेक्ट, क्योंकि ये अभी हम दो फ्रेश बना रहे ऑप्शंस हैं। में, करेक्ट, ये दो ऑप्शंस में तभी यूज कर पाऊंगा जब मेरे पास ऑलरेडी फॉरेस्ट होगी। अभी मेरे केस में कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू यूज दीज टू ऑप्शंस, है ना? सो सेलेक्ट एड अ न्यू फॉरेस्ट। अभी आपसे नाम पूछेगा कि आप रूट डोमेन नेम क्या रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख लिया यहाँ पे nk.com। आप अपना नाम दे सकते हो, अगर मान लो आपने कोई डोमेन ऑलरेडी परचेज की हुई है, आप उसके नाम से ही बना सकते हो, या फिर आप कोई भी फिलहाल के लिए नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? आई एम गोइंग विद nk.com। आप lab.com बना लो, local.com बना लो, ठीक है ना, test.com बना लो, जैसे मर्जी जो आपको फिजिबल हो, बेस्ड ऑन दैट you can put the name on your root domain. Okay, so nk.com I'm going with, then go next. Hmm. Okay, then forest domain function level, just leave it। इसका टॉपिक है हमारा, डिस्कस करेंगे आराम से उस पे टॉपिक में ही। पर डीएसआरएम पासवर्ड ये डालना जरूरी है। डीएसआरएम क्या होता है? डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। कल मान लो आपको अपना ये डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करना पड़ गया, मान लो कोई इशू आ गया, आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो, अपनी एडी को आप रिस्टोर करना चाहते हो, राइट? तो आप नॉर्मल अकाउंट से उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे, या फिर जो आपने नॉर्मल सर्वर को पासवर्ड दिया है उस पासवर्ड से, या फिर डोमेन एडमिन के पासवर्ड से आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर नहीं कर पाओगे। आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने डीएसआरएम को असाइन किया होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी करेंगे, एक बैकअप का टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको अपने एडी को रिकवर करके दिखाऊंगा, तो उस केस में आपको पता लगेगा कि ये पासवर्ड क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, बट अभी जस्ट इफ लेट्स से आपके पास कोई कोई पूछता है, या फिर लेट्स से आप कोई इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, तो इफ समवन विल आस्क व्हाट इज डीएसआरएम, so that is directory services restore mode, which is basically used whenever you want to recover or whenever you want to restore your active directory। ठीक है, सो यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड डाल दो अभी के लिए। देन गो नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, एक ग्लोबल कैटलॉग लिखा हुआ था ना नीचे, हम्म, वो क्या चीज़ है वैसे? ग्लोबल कैटलॉग होता है जब भी हम एक फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है, और उस केस में उस फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स बनेंगी। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल डोमेन्स बन पाए और मल्टीपल डोमेन्स का हमारी फॉरेस्ट के साथ ट्रस्ट कॉन्फ़िगर हो पाए, तो उसके लिए हमें सर्वर को ग्लोबल कैटलॉग बनाना पड़ता है, जीसी बनाना पड़ता है। ओके ओके सर। ठीक है, इवन जब हम सीडीसी बनाएंगे या एडीसी बनाएंगे, आप चाहो तो उस टाइम भी ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, और इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट। ओके सर। ओके, या नेक्स्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन: एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस कहां पे क्रिएट होता है?
So the path would be C Windows NTDS. AD की लॉग फाइल अगर किसी को रीड करनी है, अगेन सी विंडोज एनटीडीएस के अंदर लॉग फाइल जनरेट होती है। देन सिसवोल फोल्डर होता है। सिसवोल फोल्डर होता है बेसिकली जब आप कुछ स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, कुछ ऑटोमेट करना चाहते हो। मान लो कोई आपने ग्रुप पॉलिसी बनाई है, तो ग्रुप पॉलिसी में आप उसको कुछ ऑटोमेशन के थ्रू या फिर स्क्रिप्टिंग के थ्रू कोई ग्रुप पॉलिसी लगाना चाहते हो, तो आपको वो स्क्रिप्ट कहाँ रखनी पड़ेगी? सिसवोल फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो ये मोस्टली क्वेश्चन होगा, डेटाबेस का फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का। सो द डिफॉल्ट पाथ वुड बी सी विंडोज एनटीडीएस। सर ये सिसवॉल फोल्डर का वन लाइन में डिफिनीशन क्या बता सकते हैं? Whenever you want to do the automation of the group policies, in that case you will keep your uh, script, your PowerShell script under the sysvol folder. So basically automation, whenever an automation is needed in terms of group policies, so we should keep our script under the sysvol folder. ओके। Next, अब ये चेक करेगा वेदर जो भी आपने सिलेक्शन अभी तक किया है या जो भी चीजें आपने अभी तक डिफाइन की है, बेस्ड ऑन दैट वेदर दिस सर्वर कैन बिकम एज अ डोमेन कंट्रोलर और नॉट। तो ये वेरीफाई कर रहा है बैकएंड पे कि आपने जो जो चीजें इंस्टॉल की हैं क्या सब कुछ प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है। अगर प्रॉपर इंस्टॉल हुआ होगा वी आर गुड टू गो, ये ग्रीन टिक दे देगा आपको। नहीं हुआ होगा सो वी हैव टू रिजॉल्व इट आउट एंड देन ओनली इट कैन बिकम एज अ डोमेन कंट्रोलर। Done. All prerequisite check passed successfully. Click install to begin installation. Just select install. That's it, guys. ठीक है। अब ये एक दो चार मिनट लेगा। आफ्टर दैट ये रीबूट होगा एंड आफ्टर द रीबूट इट विल बिकम एज द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। मीनवाइल एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट कर लेते हैं विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन। सो न्यू पे जाओगे, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट किया, उसके बाद अपनी वीएम को नाम दे दो जो भी नाम देना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पे पीडीसी विन 11, वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हो। गो नेक्स्ट, नाम दे दिया मैंने Win-10, ठीक है। देन नेक्स्ट जनरेशन 2, देन नेक्स्ट रैम 4 GB दे दो, बहुत है। नेक्स्ट स्विच 1 के साथ कनेक्ट करो अभी, है ना, क्योंकि स्विच 1 पे ही हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर रन हो रहा है। तो अगर हमें कम्युनिकेट कराना है अपनी वर्चुअल मशीन्स को तो वो भी स्विच 1 पे ही होनी चाहिए, देन ओनली वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट अगर स्विच 2 पे है फिर उस केस में हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? राउटिंग, ठीक है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप असाइन कर दो 50 GB। देन नेक्स्ट इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल इमेज फाइल, ब्राउज करके अपनी आईएसओ इमेज को सेलेक्ट कर लो। ये विंडोज 10 चाहिए हमें। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है। और अब आप इस वर्चुअल मशीन को अपनी सेलेक्ट करो, कनेक्ट करो, स्टार्ट करो और कोई भी की टैप कर दो। It will start the installation of your Windows 10 operating system. Next, install now. I accept. Next, कस्टम अपग्रेड किस चीज में, अगर किस केस में करते हैं? अगर हमारे पास विंडोज 7 है, ठीक है, तो हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं विंडोज 10 में, तो आप अपग्रेड ऑप्शन यूज करोगे। या फिर विंडोज 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप उसको 11 में अपग्रेड करना चाहते हो,
तो आप अपग्रेड वाला ऑप्शन यूज करोगे। बट अभी के लिए हम स्क्रैच से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यू शुड सेलेक्ट कस्टम, देन नेक्स्ट, एंड इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इसको होने दो इंस्टॉल। मीनवाइल पीडीसी का स्टेटस देख लेते हैं क्या है। रिकनेक्ट, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है चेक पॉइंट का। चेक पॉइंट, अब चेक पॉइंट क्या हेल्प करता है? अब मैंने क्या किया हुआ है, विंडोज 11 ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, तो मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं इसका चेक पॉइंट लेके दिखाता हूँ आपको। इसको चलने दो। अब देखो, मुझे इन फ्यूचर बहुत सारी लैब्स परफॉर्म करनी है, ठीक है। उनके लिए मुझे ऑब्वियसली हर बार एक फ्रेश सिस्टम चाहिए होगा, है ना। अगर मान लो मुझे वर्चुअल मशीन को डोमेन में ज्वाइन में करा के रख लूंगा, तो मेरे लिए वो इश्यू हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार तो यही स्टेटस पे, इसी स्टेट पे सर्वर को ऑन नहीं करूंगा, या फिर क्लाइंट मशीन को ऑन नहीं करूंगा। तो मुझे जब भी एक फ्रेश क्लाइंट मशीन चाहिए होगी, तो बजाय कि मैं एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करूं, मैं इस क्लाइंट मशीन का चेक पॉइंट लेके रख लूंगा। राइट क्लिक किया, चेक पॉइंट, ये बन गया आपका चेक पॉइंट, राइट। और इस चेक पॉइंट को मैं रीनेम भी कर लेता हूं, फ्रेश आईफन 11। अब फ्रेश आईफन 11 का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने मान लो अब इस मशीन पे मैं कोई भी काम कर रहा हूं, ठीक है, और काम करते वक्त मान लो ये सर्वर करप्ट हो गया, या वर्चुअल मशीन ये करप्ट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आ गया, तो मुझे दोबारा वीएम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं चेक पॉइंट पे जाऊंगा और इस चेक पॉइंट को अप्लाई करके दोबारा स्टार्ट कर दूंगा अपनी वर्चुअल मशीन को। पर डिफरेंस बस ये होगा कि ये फ्रेश स्टेट में होगी। मैंने जो भी इस पे काम किया होगा वो काम मुझे यहां नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं चेक पॉइंट्स बना के, राइट। ऐसे ही मैं, अभी मेरा देखो पीडीसी बन गया, राइट। तो इन फ्यूचर मेरे को और तरह के डोमेन कंट्रोलर्स भी बनाने हैं, मुझे डीएचसीपी सर्वर भी बनाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टेट का भी, जहां पे ये पीडीसी कॉन्फ़िगर हो चुका है, इस स्टेट का भी मैं चेक पॉइंट लेके रख लूंगा, सो दैट इन फ्यूचर मेरे को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, मेरे को फाइल सर्वर बनाना है, मेरे को डीएचसीपी बनाना है, मेरे को डीएनएस सर्वर बनाना है, तो मैं सीधा अपने फ्रेश, या फिर जो पीडीसी का अभी मैंने चेक पॉइंट लिया होगा, मैं उस चेक पॉइंट को अप्लाई करूंगा और मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा। और इवन जब भी हम पैचिंग करते हैं, अगर आप ऑलरेडी पैचिंग आपने की है, कभी विंडोज अपडेट किया है अपने सर्वर्स पे, तो आपने देखा होगा कि आप हमेशा बैकअप लेके रखते हो, क्योंकि पैचिंग करने पे, अपडेट्स डालने पे कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि मैं अपना सर्विसेज वापस नहीं ला सकता। मैं क्या करूंगा, जब भी मैं पैचिंग करने जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले अपने सर्वर का चेक पॉइंट लेके रख लूंगा, जिस डेट पे मेरा सर्वर एकदम सही काम कर रहा था, ठीक है। और जैसे मैंने अपना क्रिटिकल काम करना वो शुरू किया, अब काम करते करते ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, मैं क्या करूंगा, सीधे चेक पॉइंट पे जाऊंगा और जो मैंने लिया होगा स्टार्ट करते वक्त, उस चेक पॉइंट को अप्लाई कर दूंगा, और मेरी सारी सर्विसेज फिर से रनिंग स्टेट में आ जाएंगी विदाउट एनी इशू। दिस इज चेक पॉइंट, ठीक है। कई टूल्स के केस में इसको स्नैपशॉट्स बोलते हैं, जैसे वीएमवेयर करोगे तो वीएमवेयर में इसको स्नैपशॉट बोला जाता है। तो देखो अब ये सर्वर पे आपको दिख रहा है साइन इन टू एनके, ओके। तो लेट्स लॉग इन, एडमिनिस्ट्रेटर, एड
administrator and then its password। ये लॉगिन हो गया। अब हम अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे। अब मुझे ये बताओ, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम कौन से डोमेन कंट्रोलर पे लॉग्ड इन है? एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया गाइस? नो सर। एक तो चलो आप मेरे को ये कह दोगे कि चलो सर हमने पीडीसी रखा हुआ है नाम, तो दैट मीन्स हम पीडीसी पे लॉग्ड इन है। बनता है एक पॉइंट, ये है ना? ये कह सकते हो आप कि सर्वर का नाम पीडीसी है, तो पीडीसी पे ही लॉग्ड इन है हम। लेकिन पर हम सर्वर का नाम सर रीनेम भी तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ और नाम भी हो सकता है, तो हाँ हाँ। इसीलिए यू शुड नॉट रिलाई ऑन द सर्वर नेम। तो अगर आपको रिलाई करना है, उसके लिए आपको बताता हूँ कि आप कौन से डोमेन कंट्रोलर पे लॉग्ड इन हो, आपको कैसे चेक करना है। जब भी डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर होता है, उसके अंदर रोल्स होते हैं, एफएसएमओ रोल्स होते हैं। टॉपिक आएगा हमारा, डोंट वरी, क्या होता है एफएसएमओ रोल्स। तो एफएसएमओ रोल्स के थ्रू पता लगता है कि कितने की कौन सा डोमेन कंट्रोलर है ये। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे 5 एफएसएमओ रोल्स होते हैं, पीडीसी के पास 5 एफएसएमओ रोल्स होते हैं, राइट? तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो ये आप कौन से डीसी पे लॉग्ड इन हो। तो मैं ये करने से पहले एक बार इसका डीएनएस ना कई बार लूप बैक पे चला जाता है, तो मैं वो चेंज चेक कर लेता हूँ एक बार, और फिर इसका एक बार चेक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर काम आएगा ये हमारे चेक पॉइंट। हाँ, लूप बैक पे चला जाता है ये। ठीक है, और इस सर्वर की फायरवॉल भी बंद कर लेते हैं। जरूरत नहीं है हमें फायरवॉल की, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो हार्डवेयर फायरवॉल के थ्रू अपनी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। तो फायरवॉल भी मैं इसका बंद कर देता हूँ। सो फायरवॉल बंद करने के लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो firewall.cpl। नहीं तो आप सीधा, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, ये विंडोज फायरवॉल है राइट, इसको सिलेक्ट करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ जाऊंगा टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। मैंने इसको ऑफ किया, देन ओके, देन क्लोज। एक बार रिफ्रेश करता हूँ पूरा कंसोल। सर हमने ऑफ क्यों किया इसे? कई बार ना पिंग रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि जो आपका आईसीएमपी पोर्ट होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है ओके। अगर आप फायरवॉल ऑन रखते हो। नहीं, अगर आप, कनेक्टिविटी इश्यू होती है। राइट, कई बार जरूरी नहीं है कि अभी हमें आएगा, राइट, बट कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए मैं पहले से ही इसको तो सर ऑफ ये करके एक चल रहा हूँ। कंपनी में भी ऐसा होता है? कंपनी में मोस्टली फायरवॉल के रूल बने होते हैं आपके, आप ग्रुप पॉलिसी में जाके ना फायरवॉल रूल बनाते हो। ओके। ठीक है, या तो इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, एंड देन मैं राइट क्लिक करूंगा पीडीसी पे अब, और इसका भी मैं चेक पॉइंट लेके रख लूंगा। मीनवाइल विंडोज 10 का क्या चल रहा है? ओके, ऑलमोस्ट डन है। यस, ठीक है, नहीं चाहिए, स्किप करो इसे। आई डोंट हैव इंटरनेट, लिमिटेड सेटअप। सर एक क्वेश्चन है। हम्म सर जैसे हम ऑफिस में हमारे जैसे स्टोरेज वाली टीम है, स्टोरेज एंड बैकअप, तो उन हम्म लोगों के हम लोग कभी बोलते हैं कि इस सर्वर का बैकअप लेना है, तो वो लोग ना अलग से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आपने बताया चेक पॉइंट और स्नैपशॉट। वो वीम बैकअप यूज करते हैं क्या? वेरिटास। ओके, ठीक है। तो उस पे
ये अलग अलग हर जगह होता है कि मतलब ये स्नैपशॉट के थ्रू ही हो सकता है कि ये अलग से टूल यूज करना ही पड़ता है? अलग से भी करना पड़ता है, बैकअप अलग होता है, चेक पॉइंट अलग होता है। अच्छा, बैकअप अलग होता है, ओके। बैकअप में बैकअप का तो मतलब क्या क्या हमेशा चीजें यूज आ होगा ही जाएंगी? होगा। बैकअप में तो पूरा सर्वर का डेटा बैकअप होता है। ओके। हम्म और इसका मैंने क्या नाम रखूंगा, पीडीसी नाम रख लेता हूँ मैं इसका। ठीक है। अब इसको आप इसको टर्न ऑफ करके चेक करना चाहते हो तो आप इसी चेक पॉइंट को अप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया, हो गया अप्लाई चेक पॉइंट, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर सर्वर। तो ऐसे चेक पॉइंट अप्लाई होता है। ओके। आपको कल और पता लगेगा कि ये चेक पॉइंट हमें क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमें, अच्छा कल तो क्लास है ही नहीं, मंडे को और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे होगा ये और यूज। सर 5 डेज क्लास रहेगी? 5 5 डेज, हाँ, मंडे टू फ्राइडे। ओके। सर ये अराउंड 1 मंथ में खत्म हो जाएगा ना विंडोज सर्वर, या उससे भी ज्यादा? 1 1.5 डिपेंड करता है। बाकी जैसे कल क्लास नहीं हो पाई, मेरे लैपटॉप में इशू आ गया था एक्चुअली। मैं जब परसों क्लास ले रहा था इंट्यून की, तो क्लास लेते वक्त सर मेरा लैपटॉप मेरा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया और फिर ऑन ही नहीं हुआ। फिर मैंने जिसको ठीक करने के लिए दिया उसने टाइम ले लिया, कल मैं मुझे दे नहीं पाया। तो ऐसे अगर मान लो कुछ इश्यूज हो जाते हैं या कुछ पर्सनल इश्यूज हैं या वट एवर है ना, तो उस केस में थोड़ा लंबा चल सकता है। नहीं तो 1.5 मंथ तो आप मिनिमम लेके ही चलो। ओके ओके। एंड उसके बाद इंट्यून स्टार्ट होगा, राइट? इंट्यून, करेक्ट करेक्ट। ओके। ओके, लेट्स लॉग इन। ऊपर होकर बैठ, ऊपर होकर बैठ मेरा बेटा सो। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, पीडीसी तक ही। अभी हम सिस्टम ज्वाइन कराना डोमेन में वो नहीं करते, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी अभी नया ज्वाइन किया है, अभी आप 2 दिन वीकेंड है आपके पास, सैटरडे संडे, वो ले लो, कवर कर लो अपना सारा काम, पीडीसी बना के रख लो। और फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम अपने यूजर बनाना सीखेंगे, और जो ये क्लाइंट मशीन्स बनाई है इनको डोमेन कैसे ज्वाइन करवाना है, इनको लॉगिन कैसे करवाना है, वो सब सीखेंगे। ठीक है। सर वो बताने वाले थे ना कैसे चेक करेंगे। हाँ, वो अभी वही बता रहा हूँ, वो रिफ्रेश हो रहा है ना बस। ओके। अब चेक कैसे होगा, यू हैव टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। यहां पे आप एक कमांड टाइप करो, नेट अकाउंट्स, एंड सी द कंप्यूटर रोल इज प्राइमरी। प्राइमरी। ठीक है। दूसरा, इस पे भी कई बार, क्योंकि जब आप सीडीसी पे लॉगिन करोगे ना, तो सीडीसी में भी आपको ये एक प्राइमरी दिखाएगा। ठीक है। तो इस पे भी ज्यादा रिलाई नहीं करना। मोस्टली आपको किस पे रिलाई करना है, एक और कमांड टाइप करो, नेट डोम क्वेरी, क्वेरी FSMO, एंड देन एंटर। जिस भी सर्वर के अंदर ये पांचों रोल्स होंगे, वो सर्वर आपका पीडीसी होगा। ठीक है। इस सर्वर का क्या क्या नाम है, पीडीसी, या फिर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, होस्ट नेम डालो पीडीसी। इस सर्वर का नाम क्या है, पीडीसी। तो इस सर्वर के अंदर ये पांचों रोल्स अवेलेबल है, विच मींस दिस सर्वर इज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। एम आई क्लियर टू ऑल?
एक मिनट सर, मैं नोट कर रहा था। हाँ, एक चीज और, जब क्लास करो तो साथ में एक नोटबुक लेके बैठ जाया करो, है ना? तो आप या तो जब रिकॉर्डिंग देखो उस टाइम रिकॉर्ड कर लो, या फिर अभी जैसे लाइव क्लास चल रही है तो आप उसमें भी अपने ऐसे नोट्स बना लो जो आपको चीजें हेल्प कर सकते हैं आपके रियल टाइम में भी। ये सर, ये जो कमांड होता है नेट डॉम क्वेरी क्वेरी एफ, एफएसएमओ। हाँ ये ये मतलब ये क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर देखने के लिए ही होती है हाँ, और कि इसका यूज ये चेक करने के लिए होती है कि एफएसएमओ रोल्स कौन से सर्वर में अवेलेबल है। से सर्वर में। हाँ, क्योंकि एफएसएमओ पे ही सारा आपका एक्टिव डायरेक्टरी मतलब टिका हुआ है। जो जो भी आप एडी में कर पा रहे हो, आप यूजर क्रिएट कर रहे हो, यूजर का पासवर्ड रीसेट कर रहे हो, कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करा रहे हो, और कोई डोमेन कंट्रोलर बना पा रहे हो, राइट? वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है? या ग्रुप पॉलिसी बना रहे हो, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है? दैट विल बी एफएसएमओ रूल्स। हर एक रोल का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टॉपिक में इसको मैं आपको आराम से सारी चीजें समझाऊंगा कि क्या रोल क्या काम करता है। ठीक है? ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है लैब से रिलेटेड। हाँ जी, प्लीज। मेरे पास ना अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड एजूर का ट्रायल वाला सब्सक्रिप्शन है, तो मैं मेरे लैपटॉप की स्पेस बहुत कम है, तो मैं क्या एजूर पे वो वर्चुअल मशीन बना के कर सकता हूँ ना ये लैब? बना सकते हो, पर वहां पे ना जब सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन कराओगे तो आपको एज्योर के डीएनएस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपके लैपटॉप्स जो होंगे या विंडोज 10 होगी वो आपकी डोमेन को ज्वाइन कर पाएगी। हाँ ओके। जब बनाओ मुझे बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ठीक है। ठीक है? मैं हाँ, आज ट्राई करूंगा वीकेंड पे, नहीं होता तो मंडे को आपको बताऊंगा। नो प्रॉब्लम। मंडे को, अच्छा एक चीज और करेंगे हम, ठीक है? जैसे क्लास आज की होगी, राइट? नेक्स्ट क्लास अब मान लो कल होगी, या फिर जैसे भी नेक्स्ट नेक्स्ट डे जो भी क्लास होगी, तो अगर तो आप नेक्स्ट डे क्लास में पहले 5-10 मिनट डाउट के रखना चाहते हो वो देख लो, या फिर लास्ट में 5-10 मिनट डाउट के रखना चाहते हो वो देख लो। स्टार्टिंग में करना है स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, एंड में करना चाहते हो डाउट डिस्कस एंड में कर लो। तो ये अपनी एक हैबिट बना लेना कि जब भी आपकी डाउट्स हो तो स्टार्टिंग में पूछ लो क्लास के, या फिर एंड में पूछ लो क्लास के। ओके। ठीक है? तो ये आप लोग सारे डिसाइड कर लेना अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से फिर हम आगे की क्लासेस प्लान किया करेंगे। ठीक है? अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ और भी अपलोड करूंगा मैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह अपलोड नहीं किए, वो बाद में करूंगा, कर दूंगा मतलब। और कुछ असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड करूंगा। ठीक है? तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको क्लैरिटी होती जाती है टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उन टॉपिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते रहना, सो दैट अगर कोई बीच में कॉल आ जाए सर इंटरव्यू सर की, यू सर शुड बी एबल टू गिव द आंसर। हम्म। तो थोड़ा रिज्यूम का थोड़ा फॉर्मेट बता देना, क्योंकि ना हाँ, वो कोई नहीं शॉर्ट कोई नहीं, लिस्ट वो थोड़ा सब बात कम की होता बातें है। हैं। वो सब बात की बातें हैं, नहीं वो नहीं। सब बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। एक सेशन हाँ होगा जिसमें रिज्यूम कैसे बनाना है, और कैसे हम शॉर्ट कुछ कुछ ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास कॉल आना शुरू हो जाए। देखो मेरे को हेल्प करती हैं वो, मुझे नहीं पता, माइट बी मैं आपको वो प्रोसेस समझा दूंगा जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे मोस्टली कॉल आ जाती है। तो आई विल हेल्प यू आउट विद द सेम थिंग्स, और होपफुली वो आपके लिए भी काम करें। ठीक है? यस सर। यस, एनीवन एल्स, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? सर हाँ जी। एक्चुअली सर, जैसे आपने अभी हमें इंस्टॉलेशन बताया है इसका, हम्म। फॉरेस्ट का और डोमेन का, हम्म। मैंने ये सब मतलब रियल सर्वर पर किया था बट विदाउट नॉलेज। हम्म। चीजें मुझे क्लियर नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी, बट जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी एक ओरिजिनल सर्वर पर, ये सर्वर की, तो वहां पे हम्म। ना इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ रेड सिस्टम पूछ रहा था, वो मतलब मैंने आपसे तुक्के में इंस्टॉल कर दिया उसको, बट वो रेड, रेड। यस सर। हाँ रेड होता है, रेड का टॉपिक भी है हमारे पास, डोंट वरी। ठीक है? ओके रेड होता है कि आप रेड 0 यूज कर रहे हो, रेड 1 कर रहे हो, रेड 5 कर रहे हो, मोस्टली रेड 5 कॉन्फ़िगर होती है कंपनी में। ठीक ओके। है? तो वो किस लिए यूज होता है कि मान लो अगर आपकी एक हार्ड डिस्क फेल हो जाए, तो हाँ जी। आपका जो उस फेल्ड हार्ड डिस्क का डेटा है वो नई हार्ड डिस्क, मतलब आपके मान लो 2 हार्ड डिस्क थी, ठीक है?
तो हाँ एक जी। डिस्क फेल हो गई, आपने वो डिस्क को बाहर निकाला, उसकी जगह आप एक नई डिस्क इंसर्ट करोगे। तो जैसे ही नई डिस्क इंसर्ट करोगे, रेड ऑटोमेटिकली यस जो सर। फॉल्टी डिस्क का डेटा था वो नई डिस्क में राइट कर देगी। ओके। ठीक है। तो वो हमें कैसे करेंगे पता डिस्कस वो। चलेगा कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो खराब हो गई सर? वो सर्वर के ऊपर, जहां भी देखो सर्वर में ना, दिखाता हूँ रुको। वैसे तो हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आप यस सर। बहुत मॉनिटरिंग के थ्रू भी आप पता लगा सकते हो। पर आप अगर मॉनिटरिंग, आपने कोई टूल नहीं खरीदा हुआ मॉनिटरिंग का, तो उसके लिए आप क्या कर के चेक कर सकते हो। हम्म, इमेज खोलेगा नहीं क्या? ये देखो, ये डिस्क के स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट, दो, तीन, चार, पांच एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें जब भी इंसर्ट होगी डिस्क, अगर तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, देन योर डिस्क इज टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है डिस्क में। पर ऑरेंज लाइट अगर जल रही है या रेड लाइट जल रही है, देन इट मींस डिस्क फॉल्टी है। ओके। बस अगर मतलब ग्रीन रेड है तो हार्ड डिस्क चेंज करेंगे तो रेड अपने आप काम कर लेगी अपना? एग्जैक्टली exactly. वो अपने आप को मैन्युअली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैन्युअली रेड सर अपने आप ये कर देगी रेट जो वो। कॉन्फ़िगर होता है फिजिकल सर्वर पे ही होता है ना? यस सर। फिजिकल सर्वर पे, यस। देखो जैसे ये इमेज सही आ रही है फिर भी। ये ये कॉन्फ़िगर करना देखो, बताएंगे ना सर? ये देखो, ये है, देखो ग्रीन लाइट जल रही है अभी, ये ग्रीन लाइट है, इट हाँ। मींस डिस्क ओके है। बट अगर यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ जाती है तो दैट मींस हार्ड डिस्क में कुछ इश्यू है। सर कंपनी में अभी रेट तो बहुत कम यूज होता होगा ना? क्यों? अ, फिजिकल सर्वर है तो रेड होगा ही होगा, होता है भाई। अभी होगा ही बैकअप में होगा। दूसरा नहीं यूज करते भाई जैसे भीम या ये सब? वो वो अलग चीज हो गई, ठीक है। बट यू शुड हैव सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑल्सो। ओके ओके। ओके। सर मैं पूछ रहा तो रेट कॉन्फ़िगर करना बताएंगे ना? हाँ, सॉफ्टवेयर रेट बताऊंगा मैं, हार्डवेयर रेट तो मेरे पास सर्वर तो नहीं है, तो बट मैं आपको हार्डवेयर रेट, सॉरी सॉफ्टवेयर रेट बताऊंगा, रेड 0, रेड 1, रेड 5। सर वन मोर क्वेश्चन हम्म। है। हम्म। तो जैसे जैसे अभी आपने क्लास लगाई है हमारी ना, थोड़ा सा मतलब माइंड हमारा चल रहा है इसमें हम्म। कि जैसे हम सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, मान लो ऑफिस ही है, मान लो कोई ऑफिस 2020 है हमारे पास, तो हम क्या हम्म। सर्वर पे उसको डालेंगे तो क्लाइंट मशीन्स उसको एक्सेस कर पाएंगी? करवाना चाहते हो? हाँ, बट मुझे एक चीज है कि उसमें तो लाइसेंस चाहिए होंगे ना क्लाइंट मशीन्स के लिए। शेयर्ड लाइसेंस लगेगा उसके अंदर, मतलब बिना ऑफिस का लाइसेंस के शेयर्ड। बोल सकता हूँ? बिना लाइसेंस के नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। और कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे जैसे, वो कर सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो तो, हाँ वो तो आप डिप्लॉय करा सकते हो क्लाइंट मशीन के अंदर सीधा, क्योंकि ओके। उनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर ओपन सोर्स है, जैसे ये आपका, ये हो गया क्रोम हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, इसके लिए कोई लाइसेंस उड़ाना चाहिए। तो इसको तो आप सीधा डिप्लॉय करा दो अपने एससीसीएम के थ्रू करा दो या इंट्यून के थ्रू करा दो, क्लाइंट मशीन्स में डिप्लॉय।
सो हमारा जो हमारा प्रिमिसिव जिसे आप बता रहे थे, जो मैंने आपका लास्ट रिकॉर्डिंग देखी थी, जो हमारे छोटे मतलब लोकल सर्वर्स हैं जो हमारे, जो एज्यूर से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, जहाँ एज्यूर के साथ उनका कुछ नहीं है, तो उसमें भी यूज होता है। क्या यूज होता है? इंट्यून्स बता रहे थे ना आप, इंट्यून्स। समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है? सर अभी आपने नाम लिया ना इंट्यून्स का। हाँ, इंट्यून, हाँ। हाँ, तो वो क्या लोकल सर्वर पे भी यूज होता है? इंट्यून के थ्रू सर्वर मैनेज नहीं होते, क्लाइंट मशीन्स मैनेज होती है। हाँ, तो इंस्टॉल तो सर्वर पे ही होता होगा ना वो शायद। ऑन प्रिम टूल नहीं है ना, वो क्लाउड टूल है। ओके, वही पूछ रहा था सर मैं। हाँ, वो क्लाउड टूल है। वही पूछ रहा था मैं, सॉरी सर। हाँ, SCCM के लिए तो घर में आपको अपने खुद के डेटा सेंटर में सर्वर पे सेटअप करना पड़ेगा सारा, राइट? पर इंट्यून के केस में, या फिर आप अगर ऑफिस 365 का एग्जांपल लोगे, तो पहले एक्सचेंज सर्वर आप अपनी कंपनी में खुद बनाते थे, राइट? बट यस सर। एक्सचेंज अब एक्सचेंज ऑनलाइन डायरेक्टली अवेलेबल है, पोर्टल पे लॉगिन करो, लाइसेंस लो और एक्सचेंज ऑनलाइन कॉन्फ़िगर कर लो अपना। तो जो इंट्यून है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑफरिंग बाय माइक्रोसॉफ्ट, SaaS ऑफरिंग है। इंट्यून हो गया, 365 हो गया, ये सारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। और सर जैसे ना मतलब हमारे जो लोकल यूनिट्स होती है ना आर्मी की, हम्म उसमें क्या है कि वो लोग अजूर यूज नहीं करते हैं अभी भी, मतलब लोकल सिस्टम बनाते हैं अपना। तो हम्म उसमें मेल सर्वर सिस्टम यूज करते हैं वो, जैसे एक्सचेंज सर्वर। हम्म तो वो लोकल पे ही कॉन्फ़िगर करते हैं उसको। मैंने किया था, मतलब प्रॉपर मैं कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत चल जाता था कभी उसमें सेटिंग्स वगैरह जहाँ फिर, तो उसमें दिक्कत आती थी। हम्म तो मेल सर्वर कुछ अलग टॉपिक है सर इससे? हाँ, वो एक्सचेंज में 365 में आता है वो। ओके, 365 में आता है, ठीक। हम्म यस, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, सो आई विल सी यू ऑन मंडे, एंड अभी तक का जितना है कवर कर लेना सारा, सो दैट मंडे को फिर हम अपना एक बार क्लाइंट ज्वाइनिंग देख लें, और फिर बाद में मंडे को डिस्कस करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में भी। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे और उसका कंसेप्ट भी समझेंगे कि ADC कैसे काम करता है। ओके, चलो, ऑल राइट गाइस, हैव अ गुड वीकेंड, गुड नाइट एवरीवन, आई विल सी यू ऑन मंडे, टेक केयर, बाय बाय। बाय।